जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत बहुत मेहरबानी है। और उनकी महिमा परंपार है और उनकी माया भी अपरंपार है। बहुत आसान हो जाता है ये कहना कि गुरु जी शिव हैं, महाशिव हैं। और परमात्मा स्वयं गुरु जी का रूप धर के इस धरती पे आए। लेकिन वहीं पे ये जो राज है, ये जो सच्चाई है, ये जो परम सत्य है गुरु जी के परमात्मा ही होने का, कि कैसे हम सबसे छुपा रहा, कैसे हम इससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहे, वो सब माया का खेल है। क्योंकि शिव शिव है, शिव के अंदर शक्ति है, अपार शक्ति है, और शिव ही माया के भी स्वामी है। तो आज सौभाग्य है कि सत्संग आप लोगों से साझा करने का मौका मिला है। तो एक चीज पहले कह दूं कि भाई, जब होता था गुरुजी फिजिकल फॉर्म में हमारे साथ थे, तो उस वक्त भी आदेश होता था कि शॉर्ट में सुनाना। अब गुरुजी नहीं कहते हैं, फिर भी कोशिश ये करते हैं कि भाई आदेश का पालन करते रहें। और कभी ये नहीं देखने की कोशिश की कि कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। गुरुजी के फिजिकल रूप में रहते हुए भी कई दफे ऐसा आदेश हुआ करता था कि ये दो लोगों को या इस एक व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाओ। गुरुजी तब सत्संग नहीं कहते थे, कहते अपनी कहानी सुनाए। और जो आपकी ड्यूटी लगी है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली डाली गई है, तो उसमें उस व्यक्ति को या उस दो व्यक्तियों को या बहुत सारे व्यक्तियों को अपने किसी प्रश्न का, अपनी किसी दुविधा का, अपने किसी संशय का उत्तर मिलना है, जो गुरुजी चाहते हैं कि उन्हें मिल जाए। तो उसके तहत ऐसा आदेश हुआ करता था। और कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बात पे कि आज क्या है, पहले क्या था। क्योंकि बुराई करने और चुगली करने, निंदा करने के लिए गुरुजी का आदेश सबको पता है कि बिल्कुल नहीं करना है, और झूठ तो बिल्कुल बोलना नहीं। तो शुरू करता हूँ। गुरुजी शक्ति दें कि मैं अधिक से अधिक बता पाऊं। जो ना बता पाऊं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आज 9 मार्च है, और 9 मार्च मेरे जीवन में एक काफी महत्वपूर्ण दिन रहा है। आज से पूरे 37 साल पहले 9 मार्च को मैंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सर्विस ज्वाइन की थी। और अभी कुछ महीने पहले वहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ। और 1991 में मेरा विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद कुछ वर्ष निकले, हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई। और 3-4 साल तक तो बहुत ज्यादा हमें ऐसा उसको उसके विषय में पता लगाने का या इलाज कराने का नहीं मन हुआ। परंतु जैसे जैसे वक्त गया तो हमने उसकी ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह जाना शुरू कर दिया। और जहां भी गए उन्होंने खूब सारे टेस्ट करवाए, खूब सारी दवाइयां खिलाई, और पूछने पे ये बताया कि नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब नेचुरल एक प्रश्न आता है कि अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी डेफिशिएंसी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, देन व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। तो वो कहते जस्ट लाइक दैट। अब जस्ट लाइक दैट तो कोई जवाब नहीं होता। आदमी हमेशा हर चीज का दिमाग से चलता है, हर चीज के पीछे कारण ढूंढता है, हर चीज के पीछे होने वाले कारण का निदान ढूंढता है। और साथ ही साथ चाहता है कि जो भी चीज उसे रोक रही है, जो उसकी इच्छा पूरी होने को, वो चीज का निवारण कर दिया जाए, उस चीज को कंट्रोल कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसे वक्त में हमारे हमारे एक मामा जी हुआ करते थे,
जो कि गुरुजी की संगत में शामिल थे। तो 96, 95, 96 ऑनवर्ड्स उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले चलता हूँ, उनके दरबार में सब कुछ मिलता है। और मामा जी के साथ जो कृपा हुई उसका थोड़ा वर्णन करता हूँ कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी और डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह करवाए और उन्हें प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप बाईपास करवा लीजिए। अब ऐसे परिस्थिति में जाया करते थे गुरुजी के पास, संगत में बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि भई बेहतर है मैं गुरुजी से आशीर्वाद ले लूँ। ये भी माया है कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि गुरुजी परमात्मा हैं। उन्होंने भी यही सोचा कि गुरुजी गुरुजी ही हैं और सेंट हैं, महापुरुष हैं। तो उन्होंने कहा उनसे आशीर्वाद ले लेता हूँ, बाईपास के लिए एडमिट होने से पहले। तो गुरुजी के दरबार में बैठे थे, तो उठने लगे छुट्टी के वक़्त, तो जाके कहते हैं कि गुरुजी आशीर्वाद दो, मेरा कल बाईपास होना है। तो गुरुजी ने कहा कि "अबराय तूने बहुत दिनों से चरणों की सेवा नहीं की है, चल बैठ के मेरे चरण दबा।" तो वो चरण दबाते रहे, अब मन में वही आ रहा है कि कल भर्ती होना है, मेरा प्रोसीजर होना है, बहुत कठिन काम है और जिसको भी आप कहिए कि आपका बाईपास होना है, वो यही कहेगा कि अरे! आर-पार का खेल है। बड़ी दिक्कत वाला काम है, बड़ी मुश्किल है, अगर नाकामयाब हुआ तो। अब मन में वो सब चल रहा है और साथ के साथ ये हो रहा है कि गुरुजी कह रहे हैं चरण दबा और वो गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, मन में बार-बार भावना आ रही है कि भई गुरुजी छुट्टी दे दें, मैं समय से घर चले जाऊँ, आराम कर लूँ, भर्ती होने से पहले ठीक-ठाक शेप में हो जाऊँ। तो एक आध बारी कहा उन्होंने, तो गुरुजी ने कहा नहीं अभी और दबा, बहुत दिन बाद दबा रहा है। तो फाइनली जब गुरुजी ने छुट्टी दी तो कहा कि जाओ अब छुट्टी हो गई। तो मामा जी ने कहा कि आपने गुरुजी आशीर्वाद तो दिया नहीं कि मेरा बाईपास ठीक-ठाक हो जाए। तो गुरुजी कहते हैं बाईपास तो तेरा मैं कर दिता हैगा। जा, जाके विस्की पी। क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि गुरुजी को हर एक की आदतें, हर एक की एक्टिविटीज़ सब पता हुआ करती थी और किसी वक़्त में गुरुजी कहते थे कि किसी को बताना हो कि भई अगर तू कुछ छुपा रहा है और मैं वो बता दूँ, तो कहते थे कि तेरी फाइलें खोलनी पड़ेंगी। तो उन्होंने सामने ही कहा कि चिंता करने की बात नहीं, मैंने तेरा बाईपास कर दिया है और तू जाके विस्की पी। ख़ैर विस्की तो क्या पीनी थी, एक व्यक्ति जिसको प्रिस्क्राइब्ड था और अगले दिन गए और प्री एडमिशन टेस्ट कराए। वो टेस्ट के रिज़ल्ट्स ऐसे थे कि जैसे कोई एकदम स्वस्थ व्यक्ति के होते हैं। तो जाके डॉक्टर के पास दिखाए गए, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भई शायद तुमने बहुत अच्छे से आराम किया पिछले कुछ दिनों, तो तुम्हारे पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं। तुम ऐसे करो सारा दिन एक्टिविटी करो। जितनी एक्टिविटी करते हो उससे भी ज़्यादा एक्टिविटी करो और शाम को आके फिर से टेस्ट कराओ तो उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं तुम्हारे साथ क्या करना है। तो ही फॉलोड द ऑर्डर्स। गए सारा दिन गतिविधि की, भागा-दौड़ी की, अपना काम किया, इधर गए, उधर गए। शाम को आके फिर टेस्ट कराए। फिर एकदम नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति वाले रिज़ल्ट्स। डॉक्टर ने कहा कि शायद जो कुछ दिन पहले तुम्हारे टेस्ट कराए गए थे, उनका रिज़ल्ट सही नहीं है। वो रीडिंग्स गलत थी और अब मामा जी को तो पता था कि भई क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या बताना उस व्यक्ति को जो अभी तक संगत में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ये सब तो संगत और गुरुजी के बीच की बात है। तो एक ऐसे बैकग्राउंड में जहाँ पे उन पे इतनी कृपा हुई थी, वे हमें भी कहते थे कि चलो, चलो, चलो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि हमें 98 तक जाने का कोई मौका नहीं मिला। 98 में मैं ट्रांसफर पे जे-एंड-के से वापस आया था। उसी दिन मामा जी आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी दिल्ली आ गए हैं और एम्पायर स्टेट में बैठना शुरू किया है, तो चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ। तो हम लोग गए जैसे-तैसे पूरा परिवार तैयार होके चला गया और जाके वहाँ पे पहुँचे तो देर हो रही थी करीबन साढ़े 9 पौने 10 का टाइम हो गया था और लंगर
समाप्ति पे था। गुरुजी ने कहा चलो पहले लंगर करो फिर बात करेंगे। और गुरुजी को देख के जैसे सभी लोग एक दिमाग में छवि रखते हैं, एक इमेज रखते हैं कि भई गुरुजी शब्द को कोरिलेट करें तो कोई बहुत लंबी-चौड़ी दाढ़ी वाले और बहुत उस तरीके की एक इमेज लेके जाते हैं। लेकिन गुरुजी को देख के कि एक यंग व्यक्ति हैं और कोई ऐसे नहीं मिक्स अप भी हो रहे हैं लोगों के साथ। और क्योंकि उस वक़्त लंगर खत्म हो गया था और गुरुजी को वहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और बहुत क्लोज़ वाली जो संगत थी तो गुरुजी को इंटरैक्ट करते हुए भी हमने देखा। तो मन में एक आया कि ये गुरुजी जो हैं ये गुरुजी हैं भी नहीं हैं। अब मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा गुरुजी कहाँ हैं? कहते यही तो गुरुजी हैं। तो थोड़ा यकीन करने में वक़्त लगा लेकिन यकीन हो गया जब एक दफ़े उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा उसी दिन निमंत्रण दे दिया कि मेरा बर्थडे है 7 जुलाई को और रैंच नाम का एक कोई फार्म हाउस है, वहाँ पे मनाया जाएगा तो आप लोग आइएगा। तो मेरे साथ अजीब-सी बात ये हुई कि मुझे वापस जे-एंड-के जाना पड़ गया कि मैं जिसको चार्ज दिया था उससे कुछ गलती हो गई और उस गलती के चलते मुझे सिचुएशन सँभालने के लिए जे-एंड-के भेज दिया गया वापस। लेकिन परिवार गुरुजी के दरबार में आता रहा। मेरे माता-पिता, भाई, पत्नी ये लोग जाते रहे और इन्होंने गुरुजी का जन्मदिन का फंक्शन भी अटेंड किया रैंच में 98 का। तो जब मैं वहाँ चला गया तो जिस कस्टमर के बारे में गलती हुई थी, उस कस्टमर की बहुत सीरियस कंप्लेंट एक जा चुकी थी हमारे हेडक्वार्टर। और टास्क ये थी कि आपको कंप्लेंट विथड्रॉ करानी। अब ज़िंदगी में आदमी कोशिश तो हमेशा अच्छा करने की करता है, अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करता है और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। क्योंकि गुरुजी के मुख से ही सुना है कि जन्म-मरण, हानि-लाभ, यश-अपयश ये परमात्मा ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। इस पे तुम्हारा कोई दखल नहीं है। तुम्हारा दखल सिर्फ़ इतना है कि तुम अच्छा कर्म करो और अच्छी नीयत से करो। तो मेहनत की और मेहनत के परिणाम एकदम उस तरीके से आने लगे कि जिस तरीके से कभी आए नहीं थे। तो मन में एक विश्वास गहराता गया कि गुरुजी की कृपा है मेरे साथ और गुरुजी की कृपा जो है वो परिणाम को, यश को, इनको बढ़ावा दे रही है। तो वहाँ पे वो परिस्थिति आई कि फाइनली जिस कस्टमर ने कंप्लेंट की थी उस कस्टमर ने हमें एप्रिसिएशन लेटर दिया और कहा कि पुरानी कंप्लेंट विथड्रॉ करते हैं और जितनी अच्छी सर्विस हमें अब मिल रही है उतनी अच्छी कभी नहीं मिली एंड वी आर वेरी हैप्पी विद योर सर्विसेज एंड वी वुड गिव यू एनी मोर बिजनेस दैट कम्स आवर वे। तो लौट के आया। लौट के आने के बाद अब जाते थे, बैठते थे और ये बताया गया था कि गुरुजी जब तक खुद ना बुलाएँ, तब तक जाना नहीं है, खुद बात नहीं करनी है, कि तुम्हारा जब समय आएगा तो गुरुजी बुलाएँगे। इस बीच एक बारी क्या हुआ कि मेरी पत्नी को एक पुरानी हमसे बहुत पुरानी संगत में एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि हैज़ ही ब्लेस्ड यू? तो उसने कहा कि अभी तक तो नहीं। तो उन्होंने कहा चल मैं तेरे लिए बात करता हूँ। तो लेके गए मेरी आंटी को और जैसे ही पहुँचने वाले थे तो गुरुजी ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, मेरी पत्नी को कहते आई बड़ी सिफ़ारिश वाली, कहते कोई सिफ़ारिश नहीं चलती। व्हिच वाज़ अ लेसन टू ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड you have one-to-one connection. Nobody can be your advocate, your promoter, or somebody who takes you to Guruji. You have to connect yourself. You have to be with him in spirit. You have to be in conversation with him silently. And you have to communicate your problem if you think you can't handle it. And he will handle it yourself. और आज जो देखता हूँ कोई किसी को अमृत वेला करा रहा है, कोई किसी को ज़बरदस्ती सत्संग कराने को कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। उनका कर्म उनके साथ,
गुरुजी की टीचिंग मैंने आपको बता दी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ करे कि गुरुजी बुलाएँ किसी को, मैं उठ के खड़े हो जाऊँ जब मेरे को डाउट हो कि भई शायद मुझे बुला रहे हैं, तो फिर वो कह दें कि तैनू नहीं बुलाया, और मैं बैठ जाऊँ। तो जिस दिन एक्चुअली बुलाया, उस दिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा 10 बार ही ऐसे हो चुका है कि गुरुजी ने बुलाने का इशारा किया और मुझे लगा कि मुझे इशारा किया, और मैं खड़ा हुआ तो बताया गया कि तुम्हें नहीं बुलाया। आज भी शायद मुझे नहीं बुलाया। तो आस-पास के लोगों ने कहा तुझे बुला रहे हैं। देन आई गॉट अप एंड वेंट टू हिम, और आलम ये रहता था, हाल ये रहता था, सिचुएशन ऐसी होती थी कि गुरुजी के चेहरे पे आप निगाह नहीं रख सकते। उनको देख के, उनके तेज को बर्दाश्त करके बात कर पाना एक बेहद कठिन टास्क थी, बेहद मुश्किल काम था। तो गुरुजी ने सीधे ऐसे पूछा, "इत्थे क्यों आए?" अ, मैंने कहा, "गुरुजी औलाद नहीं, ते हो जाएगी फिर भज जाए।" अब इतना आनंद, इतनी शांति, इतना ब्लिसफुल एटमॉस्फियर, जिसकी मुझे ऐसी एडिक्शन हो चुकी थी, ऐसी एडिक्शन हो चुकी थी कि जिस हफ्ते ना जा पाए, तो उस हफ्ते सारा हफ्ता ऐसे महसूस होता था कि जीवन, इस शरीर से प्राण जो है आधे रह गए हैं। तो एकदम गुरुजी ने ही शक्ति दी, और मैंने कहा कि गुरुजी भज्जन ਲਈ नहीं आया, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया। I have not come here to run away. And then he smiled, the most beautiful smile that I have ever seen in my life. अच्छा, फिर हर 8 दिन याद है. Keep on coming every 8th day. And that was perfectly suiting my job profile, which was a rotation of 8 days. हर 8वें दिन मेरा पहला ऑफ आता था, और उस पहले ऑफ के अलावा कोई भी ड्यूटी सुबह की, दोपहर की, रात की नहीं सूटेबल होती थी, क्योंकि गुरुजी का दरबार लगता था 6:30-7 बजे, और छुट्टी होने की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी। अर्लीएस्ट वाज़ 11 o'clock इन द नाइट, एंड लेटेस्ट एनी टाइम टिल 3 o'clock, 4 o'clock। दिस रिमाइंड्स मी कि एक दफ़े बड़ा मंदिर बन चुका था। अभी वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अ, इवेंट्स, फंक्शंस अभी नहीं हुए थे, तो वी वेंट देयर, और गुरुजी ने छुट्टी दे दी। हम बाहर खड़े थे, सडनली गुरुजी के एक सेवक ने आके कहा कि चलो बड्डे मंदिर चलो, एंड वी वेंट देयर। और रात को छुट्टी हुई करीबन 3:30 बजे, और मजे की बात ये, तब मोबाइल फोन भी हमारे पास नहीं था, और कोई घर में बताने का साधन भी नहीं था, और फिर भी गए तो माता पिता ऐसे आराम से सो रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कि भई अगर उनकी नींद टूटती, कुछ होता, तो वे भी परेशान होते। लेकिन गुरुजी इतना कम्फ़र्ट हर एक को दिया करते थे कि उनकी नींद भी नहीं टूटी, उन्हें चिंता भी नहीं हुई, और हमें लगा कि एक ऐसे स्पेशल पर्पज़ से वहाँ लेके गए, क्योंकि उस दिन पहली और आखिरी दफ़ा कुछ बातें मैंने गुरुजी के मुख से सुनी। ये सब वो बातें नहीं है जो लोग आजकल बना-बना के सोशल मीडिया पे डालते हैं लाइक्स और व्यूज़ के चक्कर। गुरुजी ने कुछ ही बातें कही कि हमारे पास आने का फ़ायदा तब है, अगर आप परमात्मा से ड कनेक्शन माँगो। लोग आते हैं, दुनियावी चीज़ें माँगते हैं, चूँकि वो आदर करते हैं, गुरुजी कहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है, लेकिन वो इतनी छोटी चीज़ माँग के और उसी में खुश हो जाते हैं। असल फ़ायदा तो हमारे पास आने का तब है, अगर आप कनेक्शन माँगो परमात्मा से। दूसरी बात कि आदमी औरत की सेवा करे, औरत आदमी की सेवा करे। हमारे पास ना भी आओ तो कोई बात नहीं, परिवार का एक सदस्य भी आए तो कोई बात नहीं। और एक ख़ास बात, जो मैं नहीं कहता कि आप फ़ॉलो करो या ना करो, वो मेरे लिए ही थी, मेरे जीवन में पहले से मेरा विश्वास था कि मैं साइकोलॉजिकली वैसा नहीं हूँ कि आई कैन
कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन, तो गुरुजी के मुख से ये सुन के और विश्वास पक्का हो गया कि इस राह नहीं जाना। गुरुजी ने कहा था कि जानवर को खाना जानवर का काम है, इंसान का नहीं। तो ये उस रात की बात बताई मैंने आपको। वापस लौटता हूँ अपनी कहानी पे। तो अब हम जाते थे, गुरुजी से उम्मीद करते थे कि गुरुजी आशीर्वाद देंगे, कल्याण करेंगे, और हम आदेश का पालन करते रहते थे, हर 8वें दिन जाते थे। मीनवाइल हमने अपना ट्रीटमेंट दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जारी रखा, क्योंकि कर्म करते रहना ज़रूरी है। ईश्वर की, परमात्मा की, गुरुजी की, मालिक की कृपा जो है वो अपनी जगह है, और आपका कर्म करते रहना अपनी जगह है। तो उस दौरान एक दफ़े क्या हुआ कि मेरा कंपनी एक एमबीए प्रोग्राम करवा रही थी, एग्ज़ीक्यूटिव एमबीए, तो उसमें मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। और मेरे मन में ये दुविधा थी कि मुझे एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस नहीं देना है। और पत्नी से बात की तो उसने तो साफ मना कर दिया। उसने कहा कि आप मत दीजिए, क्योंकि फिर हमारा ट्रीटमेंट रुक जाएगा, और ये साल सवा साल जो है ये डिले और हो जाएगा। लेकिन वही हुआ, डिस्कशन हुआ, बहस हुई, फैसला यही हुआ कि गुरुजी से जाके पूछ लेते हैं। तो लंगर शुरू होने से पहले गए गुरुजी के पास, जाके माथा टेका कि गुरुजी ऐसे-ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो मैं एग्ज़ाम दूँ क्या एडमिशन का? तो गुरुजी ने एक सेंटेंस बोला, "अपॉर्च्युनिटी नॉक्स ओनली वन्स", मौका बार-बार नहीं मिलता, ज़रूर दो। तो मैंने आदेश सुन लिया, आदेश मान लिया। पत्नी थोड़ी नाराज़ हुई, और लौटते में उसने यहाँ तक कहा कि गुरुजी भी आपसे मिल गए। तो मैंने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में रिज़ल्ट आना था, और उन्हीं दिनों में हमारे साथ एक प्रोसीजर डॉक्टर्स ट्राई कर रहे थे, जो कि बहुत इनएक्सपेंसिव प्रोसीजर है। आईयूआई बोलते हैं, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। और उसके नाकामयाब होने पे आईवीएफ होना था, इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन, जो कि अफ़ोर्ड कर पाने की उस वक़्त हमारी बिल्कुल हिम्मत, ताकत और काबिलियत नहीं थी, मॉनेटरीली। क्योंकि इन सब ट्रीटमेंट्स के लिए जो एम्प्लॉयर है वो आपको रिइंबर्समेंट नहीं देता, तो ऑन पर्सनल बेसिस हम लोग बिल्कुल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो आईयूआई की तीसरी अटेम्प्ट थी। उसी दिन रिज़ल्ट भी आना था एमबीए एंट्रेंस का, जो कि मुझे नहीं पता था। इट वाज़ अनसर्टेन कि भई इस हफ्ते के अंदर किसी भी दिन आना है। तो मैंने ऑफ़िस में बता रखा था कि मैं हाल्फ डे के बाद आऊँगा, कि सुबह आईयूआई है। तो डॉक्टर ने आईयूआई के लिए सैंपल लिया मुझसे, फिर उसने मना कर दिया कि नहीं, ये सैंपल नहीं, रिपीट सैंपल चाहिए पड़ेगा। तो मैंने ऑफ़िस फ़ोन किया, करीबन 12 साढ़े 12 बजे, ये कहने के लिए कि भई मैं सेकंड हाल्फ भी नहीं आऊँगा। तो वहाँ से हमारे एचओडी ने कहा कि नहीं, आपको आना तो पड़ेगा, चाहे आप 5 बजे आओ, लेकिन आना ज़रूर। तो सेकंड सैंपल से, जिसकी कि प्रोबेबिलिटी कामयाब होने की पहले सैंपल से कम होती है, आईयूआई किया गया। और आईयूआई करके मुझे किसी को, अपनी वाइफ़ की एक कलीग को बुलाना पड़ा कि भई आप इनको घर छोड़ दीजिए, मुझे ऑफ़िस जाना ज़रूरी है। अब ऑफ़िस जाता हूँ तो एचओडी ने कहा कि भई तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। अब तो ऑब्वियस था, गुरुजी ने जब कहा कि अपॉर्च्युनिटी नॉक्स ओनली वन्स, मौका बार-बार नहीं मिलता, एग्ज़ाम दो, तो कामयाब तो होना ही था। तो मैंने रिवील नहीं किया घर आके, अगले दिन रिवील किया। और कहा कि भई अब जाके गुरुजी के दरबार में शुक्रिया अदा करते हैं, माथा टेक के आते हैं। तो हम गए, माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी सिलेक्शन हो गया। तो गुरुजी कहते हैं फिर तो कल्याण हो गया, और पूनम आंटी तेरा भी कल्याण। अब वापसी पे लौटते समय शी वाज़ लिटिल वर्क्ड अप कि आपका तो चलो कल्याण हो गया, आपका एडमिशन हो गया, और आपने बताया गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया। मेरा क्या कल्याण हो गया? सवा साल आप जाके दूर रहोगे।
अब कल्याण क्या हुआ था वो तो पता कुछ दिनों बाद चलना था। मैंने जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं 10 एक दिन बाद वापस आ रहा था, तो वाइफ ने कहा कि एक प्रेगनेंसी किट ले आना। लाके टेस्ट किया तो पॉजिटिव आ गया टेस्ट। और हम लोगों के आंसू नहीं रुक रहे, खुशी भी नहीं रुक रही, और हम गुरुजी की तस्वीर को चूम रहे हैं। और डाइंग कि कब गुरुजी के सामने जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और उन्हें बताएंगे। और मूर्ख हम कि जो जानी जान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है, उसे जाके हम बताएंगे। लेकिन दुनियावी दिमाग, छोटी अकल और अपनी परसेप्शन को रियलिटी मानने की जो इंटेलिजेंट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों की जो टेंडेंसी होती है, वो हमारे में भी थी। जाके गुरुजी के पास बताने के लिए जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की पत्नी ने, तो गुरुजी दूर से हाथ का इशारा करके कहते हैं, मैनू पता हैगा किसी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ नहीं, यू विल टेल एवरीबॉडी व्हेन आई टेल यू टू टेल। हल्ले किसी ਨੂੰ नहीं ਦੱਸਣਾ। he knew, he had to know, he had done it। और नथिंग हैपेंस बाय चांस। गुरु जी के दरबार में कुछ भी बाय चांस नहीं होता, सब उनकी इच्छा से होता है। इसीलिए मैं किसी को बुरा नहीं कहता, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता कि लोग जो हरकतें कर रहे हैं, लोग जो गुरु जी का नाम लेकर अपनी प्रसिद्धि, अपना कमाई और अपनी जो है पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहे हैं, वो भी गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तो अब ये हो गया कि मैं एमबीए कर रहा हूँ और पत्नी हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव, और उसकी पूरी प्रेगनेंसी मेरी एब्सेंस में होनी है। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ किया कि सडनली एक अपॉर्च्युनिटी आई कि जहाँ कॉलेज के अंदर एक मकान खाली होता है, वो मकान उसे मिल जाता है। और उसकी प्रेगनेंसी इतनी आराम से कट गई कि जैसे यहाँ से 100 गज दूर क्लास है, आप जाइए, क्लास पढ़ाइए, 100 गज चल के वापस आइए और आके रेस्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और मेरे कोर्स चलता जा रहा है। फाइनली व्हेन वी वर ब्लेस्ड, वी वर टू बी ब्लेस्ड बाय गुरुजी विद आवर फर्स्ट चाइल्ड। उससे 3 महीने पहले गुरुजी ने कहा कि अब तुम अपना सत्संग सुनाओ। और उस दिन ऐसा पता चला कि उस दौरान several couples were blessed by Guruji with their child। और उन्होंने कितनों पे कितनी कृपा की, उसका खैर वैसे भी अंत नहीं है, लेकिन पता चला कि बहुत सारे लोगों के साथ ये गुरुजी की कृपा एक साथ ही हुई है। फिर 31 जनवरी 2001 को हमारा बड़ा बेटा पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद 40 दिन जैसे लेके नहीं जाते घर से बाहर, हम लोगों में प्रथा है। 40 दिन के बाद उसे निकाला और लेके गए, जाके गुरुजी के चरणों में लिटाया। तो गुरुजी का पहला वाक्य था, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। सम बड़ी अगेन वो दुनियावी अकल, अपनी अकल लगाना और वो सोचना जो गुरुजी की सोच से बहुत नीचे, बहुत तुच्छ और बिल्कुल दुनियावी है कि इतना इलाज कराने से ये हुआ है, इतना ही इलाज या इससे ज़्यादा इलाज कराना पड़ेगा। तो शी डिड नॉट रिप्लाई। और गुरुजी ने फिर उसके बाद हमने जब भी जाना तो गुरुजी ने कह देना, पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, एंड शी वुड नॉट आंसर। तो इस दौरान क्या हुआ, मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ और कंप्लीट होने के बाद एक ऑर्डर हो गए कि भाई आप ना वेस्ट बंगाल चले जाओ। और घर की परिस्थिति ऐसी थी कि एक बच्चा है, वो बच्चा 5 महीने का है। फादर है, फादर बीमार हैं, मदर ऑनगोइंग क्रोनिक एलिमेंट्स थी, तो शी कुड नॉट टेक केयर। अब एक लेडी, उसके साथ एक 5 महीने का बच्चा और 2 पेरेंट्स हु वर नॉट सो वेल, उनको किस भरोसे छोड़ के आदमी चला जाए। कोशिश की इंटरनली कंपनी में, लोगों को रिक्वेस्ट की,
सबने मना कर दिया, सेइंग कि डायरेक्टर के साइंड ऑर्डर्स हैं, हम इसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। और डायरेक्टर बहुत क्रूअल आदमी है, बहुत मुंहफट आदमी है, बहुत गुस्सा करता है, तो हम उसके सामने तुम्हारे लिए जाके प्लीड नहीं कर सकते। अब इस परिस्थिति में गुरुजी के पास गए और जाके उन्हें कहा कि गुरुजी ट्रांसफर वेस्ट बंगाल हो गया। गुरुजी ने सीधे कहा जाओ फिर पाक मच्छी खाओ थे। मैं कहा गुरुजी मैं तो ये सब कुछ खाता नहीं हूँ। चलो चलो जाओ छुट्टी हो गई। मैं जाके थोड़ी दूर खड़ा हो गया। उसके बाद पत्नी ने जाके माथा टेका तो गुरुजी ने अपना रिपीट कर दिया वाक्य कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। और उसके मुंह से निकलता है कि गुरुजी अगर ये चले जाएंगे वेस्ट बंगाल तो मुंडा किवें दोगे। गुरुजी ने मुझे दूर से बुलाया, "ओए इधर आ सेठी आईओसी वाले।" और उस समय मेरे दिमाग में ये भी विचार चल रहा था कि अगर मेरा ट्रांसफर नहीं कैंसल होता तो मैं कंपनी छोड़ देता हूँ। तो ये बुलाना और आईओसी वाले कहने से ये विश्वास हो गया मैं ये शायद कंपनी तभी छोड़ूँगा जब रिटायर होऊँगा। उससे पहले कोई भी कोशिश नाकामयाब होगी। जैसा कि आगे जाके हुई भी 2 दफ़े मैंने कंपनी में वीआर की ट्राई किया लेकिन इट डिड नॉट मटीरियलाइज़। तो गुरुजी ने जब कह के बुलाया कि ओ सेठी आईओसी वाले, तो मैं गया, मैं कहा जी गुरुजी। कहते यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, इत्थे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, जा तेरा ट्रांसफर कैंसल कर देता। सुन लिया। अगले दिन ऑफिस गया, ऑफिस वाले पूछ रहे कब रिलीव हो रहे और यहाँ पे तो हाल ये है कि गुरुजी का वचन हो गया तो मन में पता है कि अब ये सत्य होके रहेगा, इसके अंदर कोई दुविधा, कोई सोच, कोई संशय वाली, शक वाली बात ही नहीं है। तो मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा। तो वो व्यक्ति थोड़ा नाराज़ हुआ, कहते हैं शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा जी आप जैसे मर्ज़ी लगा लो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। और उसके बाद 2-1 घंटे बाद मैं किसी फ्लोर पे जा रहा था जहाँ मुझे कोई काम नहीं था। इट वाज़ जस्ट लाइक दैट इंसिडेंटली आई मिस्ड द लिफ्ट एंड आई लैंडेड ऑन अनदर फ्लोर। और जिन सीनियर ऑफिसर से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो वाज़ अ फार ऑफ रिलेटिव ऑफ माइन और वो मना कर चुके थे कि डायरेक्टर को मैं नहीं फेस कर सकता, मैं तुम्हारे केस को लेके प्लीड नहीं करूँगा। तो ही वाज़ वॉकिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड इन द सेम कॉरिडोर। और मुझे देख के दूर से कहते, "यार तू मुझे उस काम के लिए मत कहियो।" मैंने कहा, "जी मैं कह नहीं रहा हूँ।" नहीं, नहीं, देन ही फेल्ट बैड कि भई ये लड़के के साथ ऐसा हो रहा है। ही सेड, "अच्छा ऐसे है तेरे को जो प्रॉब्लम है ना तू लिख दे और मेरे ऑफ़िस में फैक्स कर दे, मैं जाऊँगा तो देख।" तब अब पता नहीं आश्वासन था या उनकी नीयत थी मदद करने की या गुरुजी ने प्रॉम्प्ट किया था कि भई आप माध्यम बनेंगे मेरे वचन के पूरा होने में। तो मैंने करके भेज दिया और उन्हें फ़ोन कर दिया जिस दिन वो दिल्ली से वापस लौट के गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने एचआर हेड से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर के पास गए बगैर कुछ करते हैं। तो मुझे आदेश आया कि आप जाके ना जहाँ काम कर रहे थे वहीं जॉइन कर लीजिए। मैंने कहा जी मेरे को जॉइन कौन करवाएगा? कहते नहीं आपको जॉइन करवा लेगा जो वहाँ इंचार्ज है, वी हैव टोल्ड। मैं गया, मैंने जॉइन किया। जॉइन करने की तारीख थी 7/7/2001। शाम को गया और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, बर्थडे का फंक्शन था। तो जो असंभव दिखने वाली बात थी, तो लगता था कि शायद इससे मुक्ति नहीं हो पाएगी। गुरुजी ने मात्र इतना वचन किया कि जा तेरी ट्रांसफर कैंसल कर दी क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। वैसे वक़्त कटता रहा और 2003 में मेरी ट्रांसफर हुई बॉम्बे की। जाके गुरुजी को फिर मैं वही बेवकूफ़ी, गलती, मूर्खता कर रहा हूँ कि मैं बताता था, जबकि बताने को कुछ नहीं है, मालिक सब जानते थे। जाके बताया कि गुरुजी ट्रांसफ़र बॉम्बे हो गई है। गुरुजी ने कहा अच्छा तुम्हारे लिए जाओ और वास्तव में मैं वहाँ गया करियर वाइज़, लाइफ़ वाइज़, एवरी व्हिच वे इट वाज़ गुड फॉर मी। उससे पहले क्या हुआ कि गुरुजी हर बार वो कहते थे पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। तो एक दिन हम गाड़ी में जा रहे थे तो
कह रही है कि गुरुजी बोलते हैं मुंडा होर ले ले, मैं दोबारा वो सब ट्रीटमेंट कराऊंगी, वही सब इंजेक्शन लगेंगे, प्रोसीजर होगा। मैंने कहा भाई जैसे आपकी मर्जी। तो उस दिन उसके माइंड में क्या आया कि गुरुजी ने कहा पूनम आंटी मुंडा होर ले ले, शी सेड गुरुजी जो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। And 5 days later, she tested positive without any treatment, without any intervention, without any procedure. She was amazed कि मैं इस चक्कर में हाँ नहीं कर रही थी या गुरुजी का आदेश का पालन नहीं कर रही थी कि वो सब प्रोसीजर, वो सब दिक्कतें, वो सब दवाइयाँ और इंजेक्शन, वो सब होगा और इतने छोटे बच्चे के साथ वो संभव नहीं है। तो गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि वो कुछ भी नहीं हुआ और आई हैव कंसीव्ड अगेन। सो दूसरा बेटा हुआ, उसके कुछ महीने बाद मैं बॉम्बे चला गया। पहले अकेले गया। अकेले जाने के कारण ये था कि मैम की जॉब चल रही थी और दोनों बच्चे साथ थे। तो उसके बाद मेरा आना-जाना फ्रीक्वेंटली होता था, हर 15-20 दिन में दिल्ली आता था और जब भी आता था गुरुजी के दरबार में हाज़िरी लगाता था और गुरुजी एक ही बात कहते थे, "इन्हां नूं भी लै जा।" इन्हां नूं भी लै जा। और गुरुजी धमकियाँ बड़ी प्यारी देते थे। मतलब कभी-कभी धमकी देते थे तो कहते, "इन्हां नूं भी लै जा, नहीं तो मुंडा ही खोर दे दिया।" मैं कहा जो एक को तरसते थे उसे कह के दूसरा दिया और उसके बाद धमकी भी देते हैं कि एक और दे देंगे। तो हमें समझना है कि ये लोग कैसे जाएँगे, क्योंकि आंटी की तो यहाँ पे जॉब थी और प्रोफ़ेसर की जॉब थी कि भई ऐसी भी नहीं कि भई जो छोड़ दो तो दोबारा मिल जाए। दोबारा मिलने की तो संभावना बहुत कठिन है। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि पूनम आंटी तेनू पता पीएचडी दी फुल फॉर्म की हुंदी है? शी गेव द एक्चुअल फुल फॉर्म, जो डॉक्टरेट इन फिलॉसफी या जो भी उसने कहा। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है पागल होने का डर। अब गुरुजी ने हँसते-हँसते ये बात कही और इस कहने के पीछे मतलब ये था कि हमारे दिमाग में इस चीज़ का बीज पड़ गया कि पीएचडी पे रजिस्टर होने के बाद स्टडी करने के लिए, पीएचडी कंप्लीट करने के लिए लीव मिल सकती है। और वैसा ही हुआ, चूँकि गुरुजी का वचन था पीएचडी और पीएचडी रजिस्ट्रेशन, और वो विचार उन्होंने आंटी के दिमाग में डाला था। तो जो रजिस्ट्रेशन लोगों का 7 महीने, 10 महीने, साल भर में होता है, उसका 1.5 महीने में हो गया एंड शी कुड जॉइन मी विद चिल्ड्रन इन बॉम्बे। और बॉम्बे में हम सेकंड फ्लोर में रहा करते थे। एक बार एक संगत जन आए हमारे पास और आने के बाद में उन्होंने कहा कि गुरुजी ने भेजा है और कह के भेजा है कि ये लोग सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। आपने बताया उनको कि आप सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो तब तक हमारे अकल के पुर्जे थोड़े-थोड़े ठीक हो चुके थे और मैंने सीधे कहा कि गुरुजी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। गुरुजी वैसे ही सब जानते हैं। और एक दिन बेटा बालकनी में दीवार के ऊपर चढ़ गया था और मुझे डर लगा, एकदम से मैं उठा हूँ अपनी जगह से। और जब भी डर लगा है, जब भी भय आया है, जब भी घबराहट हुई है, जब भी चिंता हुई है, तो ज़ुबान पे गुरुजी रक्षा करो के अलावा कुछ नहीं आता। तो उस दिन उन्होंने ही ऐसे रक्षा की कि ये बच्चा बजाए बाहर की तरफ गिरने के, ये अंदर की तरफ मेरे हाथों में गिरा है। तो गुरुजी से बेहतर कौन जानता है हम कौन से फ्लोर पे रहते हैं और क्या सिचुएशन थी वो वाली। उसके बाद वो दिन आया जिस दिन बॉम्बे में बाढ़ आई, 26 जुलाई 2005 को। उस दिन मैं ऑफ़िस से निकला हूँ और एक रास्ता बंद हो चुका था ऑफ़िस से निकलने वाला, दूसरा रास्ता भी काफ़ी पानी भरा हुआ था, लेकिन निकल सकते थे। निकल गया, रास्ते में रुक के एक कलीग भी मेरे साथ थे, उनके बेटे को स्कूल में मिले, तो स्कूल वालों ने बताया कि बच्चे यहीं रहेंगे क्योंकि बसें भी नहीं चल पा रही हैं। निकलने के बाद हमने कहा कि अब कोशिश करते हैं घर जाने के लिए, तो घर पे फ़ोन किया, पता चला कि वहाँ भी 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है। ऑफ़िस वापस चले जाते हैं, ऑफ़िस में फ़ोन किया, वहाँ पे भी 5-6 फुट खड़ा हो चुका था। तो कहीं एसवी रोड पे एक हाई पॉइंट के ऊपर हम पहुँचे थे और गुरुजी ने ऐसी मति दी कि यहीं रुक जाओ, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं रात काट लो। और हम गाड़ी में सोते रहे। और
वहां पे 6 इंच से ऊपर पानी नहीं खड़ा हो पाया रात भर। और ऐसा नहीं कि गाड़ी में रुकने वाले, गाड़ी में सोने वाले लोगों सभी बच गए। बहुत से लोग गाड़ी में सोए, गाड़ी में रहे, और कई लोग ट्रैप हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गाड़ी के दरवाजों में आजकल की जो गाड़ियां हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाली, अगर बैटरी शॉर्ट हो जाए तो आप गाड़ी खोल भी नहीं सकते, शीशा भी खोल नहीं सकते। तो इट इज अ ट्रैप दैट कुड हैव हैपेंड व्हेन यू बिलीव इन गुरुजी, एंड गुरुजी आप पे कृपाल है, गुरुजी की रहमत आप पे है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो उस दिन रक्षा की, उसके बाद कितनी बार रक्षा की मैं गिनवा नहीं सकता हूँ। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। गुरु पूर्णिमा गुरुजी के बर्थडे के कुछ दिन बाद थी, 7 जुलाई 2006 की बात है। हम लोग गए, जैसे जितनी भीड़ आज होती है उस उतनी नहीं तो उससे आधी भीड़ रही होगी मंदिर में, और सेवादार एज यूजुअल कह रहे थे कि मत्था टेकन दी लोड़ नहीं, दूरों हाथ जोड़ो अगे बढ़ो, दूरों हाथ जोड़ो अगे बढ़ो। तो वैसे करते करते और गुरुजी ने मुझे इशारा करके बुलाया। मैं चला गया। जी गुरुजी। कहते तू गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ देनी है। गुरु पूर्णिमा कुछ दिन बाद थी, और ये 7/7 का इंसिडेंट है। 7/7 की बात है, और 11/7 को गुरु पूर्णिमा थी। तो मैंने तो प्लान किया था कि मैं गुरुजी का जन्मदिन अटेंड करके वापस चला जाऊंगा। आंटी का प्रेजेंटेशन था अपनी पीएचडी के सबमिशन से पहले का, तो वो करेंगी और गुरु पूर्णिमा को भी दर्शन कर लेंगी और आ जाएंगी। लेकिन गुरुजी ने आदेश कर दिया, और आदेश तो मानना ही है। अब 4 दिन आंटी की प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प की। उसके बाद गुरुजी का आदेश का पालन करने के लिए गुरु पूर्णिमा वाले दिन फिर मंदिर में गए, और अब जैसे 7 जुलाई को बुलाया था, तो 11 जुलाई को भी भावना आ रही थी कि गुरुजी शायद एक्नॉलेज करेंगे, शायद देखेंगे मेरी तरफ। उन्होंने देखा तक नहीं। मैंने कहा खुद ही रोका और देखा तक नहीं, और मैं रुका भी रहा कुछ सेकंड तक, लेकिन नहीं। और कारण कि क्यों आदेश किया, क्यों रोका, क्यों जाने से मना किया। मैं बाहर निकला तो मैंने मोबाइल अपना ऑन किया तो देखा कितने मैसेज आए हैं, हाउ आर यू, होप यू आर ओके, एवरीथिंग इज ऑल राइट विद यू, आर यू फाइन। मैंने एक व्यक्ति को फ़ोन किया, मैं कहा भाई क्या बात हो गई? आप लोग सब ऐसे-ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हैं? कहते आपको मालूम है कि बॉम्बे में जो हमारा ऑफिस है उसके वाले लोकल ट्रेन के स्टेशन और अगले 4 स्टेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। कि अगर मैं वहाँ होता और मेरे पूलमेट्स जो थे वो ऑलरेडी छुट्टी पे थे और मैं वहाँ होता, तो बहुत संभावना थी कि मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। लेकिन गुरुजी ने प्राण रक्षा करनी थी तो आदेश किया कि गुरु पूर्णिमा ਨੂੰ भी तू ਇੱਥੇ हाज़िरी देनी है। तो हाज़िरी दी। और सच बताऊँ कि ये 2 चीज़ें मैं कोरिलेट भी नहीं कर पाया उस वक़्त जब ये हुई थी। और it was only after a few years that I realized that he had saved my life like this। उसके बाद फिर 2007 में मेरा ट्रांसफ़र वापस दिल्ली हुआ। आने के बाद में अ, 31 मई से पहले दिन, जिस दिन आखिरी दिन संगत के साथ गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में बैठे थे, वी वर लकी टू बी देयर दैट डे आल्सो। और गुरुजी ने किसी, जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था, 1-2 लोगों को कि भई इनको अपनी कहानी सुनाओ, हमने सुनाई भी। उसके बाद छुट्टी हो गई, चले गए। 31 मई को मैसेज आया कि बड़े मंदिर पहुँचो, वहाँ गए तो देखा कि गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है। एकदम से दिल टूट गया, और बहुत ऐसे लगा कि हम यतीम हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, हमारा कोई रह नहीं गया सहारा जीवन में। लेकिन गुरुजी ने कुछ ही दिनों में बताना था कि ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, कहीं गए नहीं हैं, गुरुजी यहीं हैं और गुरुजी आपके साथ हैं। और ऐसा सोचना कि आप अनाथ हैं या आपका कोई सहारा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है।
तो हम एक कंपटीशन में भाग लिया करते थे, जो कि बिजनेस सिमुलेशन का कंपटीशन हुआ करता है, और उसमें हर साल नेशनल फाइनल में पहुंच जाते थे, लेकिन जीते कभी नहीं। तो 2007 में क्या हुआ कि हम प्रिलिमिनरी राउंड में हमें रिजल्ट दिया, कहते जी आप तो क्वालिफाई नहीं किए। और मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत खराब परफॉर्मेंस है। मैंने गुरुजी की तस्वीर निकाली और मैंने कहा गुरुजी अब आप नहीं हो तो हमारे साथ ऐसा ही होगा। जब तक आप थे तो बात कुछ और थी, कम से कम नेशनल फाइनलिस्ट तो हुआ करते थे हर बार। तो इतने में मेरा एक पार्टनर मेरे को कहते सर जो डिसीजन हमने दिया इन्होंने तो गलत फीड करके कंप्यूटर सिमुलेशन रन कर दिया है। मैंने कहा आप जाओ ट्राई कर लो कि वो ठीक डिसीजन डाल दें। उन्होंने डाले ठीक डिसीजन, हम क्वालिफाई कर गए और उस साल वी वन द कंपटीशन। और मात्र 5 दिन 6 दिन के अरसे में गुरुजी ने बता दिया, डोंट फील लेफ्ट अलोन। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, या मैं कहीं चला गया हूँ। मैं यही हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, और तुम पे कृपा मेरी बनी हुई है। और उसके बाद गुरुजी ने 4 टाइटल और दिलवाए उसी कंपटीशन के। इंटरनेशनल कंपटीशन में वर्ल्ड में 4th रैंक दिलवाया। तो आज बस इतना ही। और ताकि और बताने, क्योंकि सारा कुछ मैं एक दफे में नहीं बता सकता, मेरी कैपेबिलिटी नहीं। और आज जितना बता पाया बता दिया। और 2 शब्द गुरुजी के विषय में, तेरी रहमत मेरे करतार, इस जग तो पार दी कोई शै है। तेरा मेरा परा दरबार, तेरा मेहरा परया दरबार, इस जग तो पार दी कोई शै है। शरदा ते किरपा दा व्यापार, इस जग तो पार दी कोई शै है। किवें डुबदिਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਨਾ ਏ ਪਾਰ, ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤਾਰ, ਇਸ ਜਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। तेरी रहमत मेरे करतार, इस जग तो पार दी कोई शै है। जय गुरु जी। फिर जब मौका मिला आपको, फिर अपनी गुरु जी के साथ हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगा। गुरु जी भूल चूक माफ। सारा तो मैंने पहले ही बताया, मैं बता नहीं सकता। कुछ बताने में गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।